Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Fiza Said, and today we started a new topic with a new spirit and with a new enthusiasm. So let's start. That is the structure of protein. So स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि ये यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मुझे भी कंफ्यूज कर रहे थे। फिर मैंने इसे क्लियर आउट किया था, तो मैंने सोचा कि आपको भी क्लियर आउट करवाया जाए। जब मैं अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन करी थी तब मुझे ये क्वेश्चन ने बहुत तंग किया था, तो आपको भी मैं बता देती हूँ कैसे सॉल्व होंगे। सो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि वो बोले देयर इज 3 अमाइनो एसिड्स, सो देयर आर हाउ मैनी ट्राईपेप्टाइड। अगर आपके पास 3 अमाइनो एसिड हैं तो कितने ट्राईपेप्टाइड होंगे। सो ऐसा कंफ्यूजिंग सवाल आ भी सकता है। सो याद रखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर 3 अमाइनो एसिड हैं और आपसे ट्राईपेप्टाइड पूछा जाए तो 3 को 3 से क्यूब डाल देना है उसके ऊपर। ये ट्राईपेप्टाइड का क्यूब आया है, तो कितने आपके पास प्रोटीन्स होंगे, पॉलीपेप्टाइड होंगे, पेप्टाइड्स होंगे। सो ये देखिए, तो आपके पास कितने ट्राईपेप्टाइड हुए? 27। समझ आई आपको बात? देखिए दोबारा बता रही हूँ अगर आपको नहीं समझ आए। 3 अमाइनो एसिड हैं तो कितने ट्राईपेप्टाइड होंगे अगर आपके पास ये सवाल आ जाए। सो 3, ठीक है, ये 3 अमाइनो एसिड का 3 है। और ट्राईपेप्टाइड जो है, अगर आपसे ट्राईपेप्टाइड पूछा जाए तो इसे क्यूब डाल दें। अगर आपसे डाईपेप्टाइड पूछा जाए तो इस पर स्क्वायर डाल दें। ठीक है, सो जब आपको 3 3 9 9 3 27 ट्राईपेप्टाइड होंगे। और अगर आपसे डाईपेप्टाइड पूछा जाए तो डाई मीन्स 2, स्क्वायर डाल दें। 3 3 9 यानी कि 9 डाईपेप्टाइड होंगे। होप सो कि समझ आ गया होगा। आज चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जब भी आपसे लीनियर सीक्वेंस के बारे में पूछा जाए तो लीनियर सीक्वेंस किसकी होती है? वो होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर की। सो लीनियर सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड किसका है? प्राइमरी स्ट्रक्चर का है। ये जो लीनियर सीक्वेंस होती है एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस ऑन राइबोसोम्स होती है। जब राइबोसोम्स पर प्रोटीन बन रही होती है उस वक्त जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो प्राइमरी होता है, वो लीनियर सीक्वेंस होती है। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू सिन बुक की बात कर रही हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा देखिए, अगर मैं सिन बुक से बात करूँ तो वो कहता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में इंसुलिन आता है, लेकिन अगर मैं पंजाब बुक से बात करूँ तो वो कहता है कि इंसुलिन जो है इसका जो रिलेशन है वो टर्शरी स्ट्रक्चर से है। तो आपको बता देती हूँ कि आपको याद कहाँ से रखना है। आप सिंध बुक को छोड़ दें। अगर आप सिंध बुक से है ना, तो आप सिंध बुक को ज़्यादा फॉलो ना करें, पंजाब और फेडरल को ज़्यादा फॉलो करें। ठीक है, आप फेडरल बुक से पंजाब बुक में लिखा हुआ है कि जो इंसुलिन है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। इंसुलिन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, तो हम भी ये याद रखेंगे कि इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं होता, इंसुलिन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। इंसुलिन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? इसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इंसुलिन के पास कितनी चेन्स होती हैं? तो इंसुलिन के पास 2 चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड होती हैं। एक में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और दूसरे में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि एक इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, 2 चेन्स हैं, ये दोनों चेन्स जुड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस। सो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, क्या पॉइंट्स बताए कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इंसुलिन में 2 चेन्स होती हैं 21, एक में अमाइनो एसिड्स होते हैं, दूसरे में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, दोनों चेन्स जुड़ती हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। ये बात अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, इससे सवाल आएंगे। और ये इंसुलिन जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर टर्शरी होता है, प्राइमरी नहीं होता। देन अगर मैं आपको बात बताऊं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो हेलिकल होता है। इट कंटेन अल्फा हेलिक्स। ठीक है, और इसके पास फ्लैटेंड शीट्स होती हैं जो बीटा प्लेटेड शीट्स कहलाती हैं। सो हेलिकल होता है बिकॉज ऑफ अल्फा हेलिक्स और फ्लैटेंड शीट होता है बिकॉज ऑफ बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक, अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं ये बैक फोल्ड होती हैं, ये ना ऐसे बैक की तरफ फोल्ड आउट होंगी, ऐसे बैक की तरफ फोल्ड आउट होंगी। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पाइरली कॉइल्ड होगा।
बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, पहले मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सिंध बुक में लिखा हुआ है सल्फाइड बॉन्ड है, लेकिन याद रखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 2-4 बुकों से पढ़ने के बाद आपको बता रही हूँ, और ये मैं कंफर्म बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये कंफर्म किया था जब मैं इसकी स्टडी और कर रही थी, ठीक है ना। सो याद रखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाएगा? हेयर्स में, स्पाइडर वेब में। और याद रखिएगा मैंने ये कहा कि बैकफोल्ड होता है, ठीक है ना। मैंने ये कहा ये कैसा होता है भाई, ये बैकफोल्ड होता है। सो इसके एक फोल्ड में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एक फोल्ड में 3.6 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं एक ट्रन में। ये जो कंप्लीट ट्रन है ना, सॉरी, ये कंप्लीट जो ट्रन है इसमें 3.6 अमाइनो एसिड पाए जाएंगे। सो एक ट्रन में कितने अमाइनो एसिड पाए जाएंगे? 3.6 अमाइनो एसिड पाए जाएंगे। उसके बाद अगर मैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ चलूँ कि टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना ले, यानी जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन हो जाए, 3 डायमेंशंस बना ले, तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाता है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ठीक है। अच्छा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाएंगे? सो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 4 बॉन्ड पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और अकॉर्डिंग टू सिंध बुक जो लाइसोजाइम्स होते हैं उनका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इंसुलिन का भी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू पंजाब बुक। जस्ट अ मिनट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, दिख रहा होगा आपको अब तो। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हेट करते हैं वाटर को, उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं वो इनसाइड होते हैं। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड जो लव करते हैं वाटर को वो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड कहलाते हैं, और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड आउटसाइड पाए जाते हैं। दैट्स वाई टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। देन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में 2 या मोर पॉलीपेप्टाइड पाए जाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। इसके अलावा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाएंगे? सो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है, आयोनिक बॉन्ड भी पाया जाता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सिंध बुक बात मैंने लिखी हुई है। आपको जो बात ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखनी है ना, वो फेडरल बुक की या पंजाब बुक की याद रखनी है। सो आप ये भी याद रख लीजिए जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस पाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक ही ऑप्शन हो तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस लगाइएगा। अगर आपके पास तीनों ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो तो ऑल ऑफ दीज में फिर तीनों ही लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ दीज लगाइएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में हीमोग्लोबिन आ जाती है जिसका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, क्वार्टनरी हेट्रोक्वार्टनरी भी होता है और होमोक्वार्टनरी भी होता है। हेट्रोक्वार्टनरी जिसमें जो चेन्स हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो डिसिमिलर होंगी। होमोक्वार्टनरी में जो 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे वो सिमिलर होंगी, ठीक है ना। सो आगे चलते हैं। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट किस में होती है? सो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की जो इम्पोर्टेंस है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये डिपेंड ऑन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है ना वो किस सीक्वेंस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पर। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताते चलूँ कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, देखिए ये फेडरल बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैं स्ट्रक्चर के साथ ही पढ़ाई जा रही हूँ आपको। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। सो जो मैं नीचे पढ़ाऊंगी आपको वो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। मैंने क्या कहा कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे डिपेंड करती है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, 1 और फ्यू न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाते हैं, यानी कि एक या कुछ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज हो जाती है। जब एक न्यूक्लियोटाइड या फ्यू न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज होगी तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन।
जिसके नतीजे में पहले मैंने आपको कहा कि डिपेंड अमाइनो एसिड की सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड पे डिपेंड करती है। जब न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में कुछ गलती होगी तो उसके नतीजे में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाया। अब ऐसा पॉइंट म्यूटेशन जिसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज होने से अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। सो सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन है। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, इसमें जो डिस्क शेप आरबीसीज होते हैं वो स्पाइक शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिजीज़ है, एक ऐसा बीमारी है जो एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, जो कि विरासत में चली आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने कहा इसमें क्या होगा कि नॉर्मली हमारे आरबीसीज जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो डिस्क शेप होते हैं, वो डिस्क शेप होते हैं। लेकिन अब क्या होता है इस डिजीज़ में, वो डिस्क शेप आरबीसीज जो होते हैं वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हीमोग्लोबिन आरबीसीज जो होते हैं वो डिस्क शेप होते हैं, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कैसा पाया जाता है, उनमें हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन जो होते हैं उनमें 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है। 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं। इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड थे, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड हैं। इसमें 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं। अल्फा में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, बीटा में जो 2 बीटा हैं उसमें 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसीज थे वो डिस्क शेप से सिकल शेप हो गए हैं और वो हीमोग्लोबिन एस कहला रहे हैं। जो डिस्क शेप थे वो हीमोग्लोबिन ए कहलाते थे। अब इसमें म्यूटेशन आ गई है, बीटा चेन जो है, क्योंकि मैंने बताया था हीमोग्लोबिन की 2 चेन्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। जो बीटा चेन है उसमें चेंज आ गया है, उसमें म्यूटेशन हो चुकी है, जो कि पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि बीटा चेन का जो 6th अमाइनो एसिड है, बीटा चेन में जो 6ठा अमाइनो एसिड है, उसमें अमाइनो एसिड पहले कौन सा, जो सही जो आरबीसी था उसमें अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड मौजूद था, ठीक है ना। लेकिन अब बीटा चेन की 6th पोजीशन पे जो आरबीसी डिस्क शेप था उसमें ग्लूटामिक एसिड मौजूद था, लेकिन उसकी जगह वेलिन आ गया है, यानी कि एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया है। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ है, जिसके नतीजे में ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगी। और इस पॉइंट म्यूटेशन के नतीजे में एक बीमारी होती है जो कि सिकल सेल एनीमिया है, जिसके नतीजे में जो आरबीसीज होते हैं वो डिस्क शेप से हटके एक सिकल शेप हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड वेजल्स में रुकती हैं, फंसती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी और जो हमारा ब्लड होता है वो सही तरीके से मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो हमारी बीमारी होती है दैट इज़ कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। सो होप सो कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। इंशाल्लाह मुझसे हो सका तो मैं आपको कमेंट्स में समझाने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए। क्योंकि मैं आपको न्यू से न्यू वीडियो अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि हम फेडरल से पढ़ेंगे, पंजाब से पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ा जाए कि हम पीएमसी के नेशनल एमडी कैट में मोर स्कोर कर सकें, ठीक है ना। सो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे आप पंजाब से हैं, फेडरल से हैं, कहीं से भी हैं। मैं अपना परफेक्ट दूंगी आपको समझाने के लिए। जो मैंने अपने लिए मेहनत की वही मैं इंशाल्लाह आपको भी करवाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।